उपन्यास का शीर्षक धैर्य की डोर। मुख्य पात्र आदित्य, पढ़ा लिखा, अंतर्मुखी, विवाह विरोधी युवक। नैना, संस्कारी, संवेदनशील, सहनशील लेकिन आत्मसम्मानी। सास, कठोर, परंपरावादी। ननद, ताने देने वाली। पिता, मौन दर्शक। आदित्य को सुबह की हल्की धूप कभी अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि ये धूप उन सवालों को और स्पष्ट कर देती है जिनसे वो अक्सर बचता आया था। कमरे की खिड़की से छनकर आती रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी बंद थीं, मानो वो जागकर भी जागना नहीं चाहता हो। 30 वर्ष की उम्र में भी आदित्य स्वयं को अधूरा नहीं मानता था। उसके पास अच्छी नौकरी थी, शहर के एक प्रतिष्ठित कार्यालय में काम करता था, अपनी मेहनत से खड़ा किया हुआ आत्मसम्मान था, दोस्तों की महफिलें थीं, किताबों से भरी अलमारियां थीं, और सबसे बढ़कर अपनी स्वतंत्रता थी। वही स्वतंत्रता जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। और इसी स्वतंत्रता के सामने सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा था, विवाह। उसके लिए विवाह कोई पवित्र बंधन नहीं, बल्कि एक ऐसा समझौता था जिसमें व्यक्ति स्वयं से समझौता कर बैठता है। उसने अपने आसपास न जाने कितने रिश्तों को देखा था, जहां प्रेम से अधिक अपेक्षाएं थीं, सम्मान से अधिक अधिकार थे और साथ से अधिक बंधन। वो मन ही मन तय कर चुका था कि वो इस दायरे में नहीं बंधेगा। माँ की आवाज बाहर से आई, आदित्य, कब तक सोए रहोगे? ऑफिस नहीं जाना क्या? आदित्य ने आंखें खोली। आवाज में शिकायत कम, चिंता ज्यादा थी। माँ हमेशा ऐसी ही थी, अपने तरीके से प्यार जताने वाली, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनकी आवाज में एक और बात जुड़ गई थी, अधीरता। आ रहा हूं माँ, उसने उत्तर दिया, लेकिन उठने में देर की। नाश्ते की मेज पर वही पुराना दृश्य था। पिता अखबार पढ़ रहे थे, माँ चाय रखते हुए बार बार उसे देख रही थी। बातचीत सामान्य थी, मौसम, ऑफिस, पड़ोस, बट हर वाक्य के पीछे कुछ अनकहा छिपा था। अचानक माँ ने जैसे साहस जुटाया, कल शर्मा जी आए थे, अपनी भतीजी की बात कर रहे थे। आदित्य ने चाय का घूंट लिया। उसने कुछ नहीं कहा। ये चुप्पी अब उसकी आदत बन चुकी थी। लड़की अच्छी है, संस्कारी है, माँ ने आगे कहा, और उम्र भी तुम्हारे हिसाब की है। अखबार के पीछे से पिता की आवाज आई, अब उम्र निकलती जा रही है आदित्य। वो जानता था ये चर्चा फिर शुरू हो चुकी है। पिछले 2 वर्षों से यही होता आ रहा था। हर रविवार, हर त्योहार, हर पारिवारिक समारोह, सबका अंत एक ही विषय पर होता था। मैंने पहले भी कहा है, आदित्य ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मुझे शादी नहीं करनी। माँ के हाथ रुक गए। पिता ने अखबार मोड़ा। कमरे में एक असहज चुप्पी फैल गई। क्यों नहीं करनी? माँ का स्वर कांप गया। क्या कमी है? आदित्य ने गहरी सांस ली। उसे जवाब पता था, लेकिन वो जानता था कि उसका उत्तर उन्हें समझ नहीं आएगा। मैं किसी की जिंदगी का जिम्मा ऐसे नहीं लेना चाहता, और न ही अपनी जिंदगी किसी समझौते में बदलना चाहता हूं। ये समझौता नहीं, जिम्मेदारी है, पिता ने कहा। हमारी परंपरा है। परंपरा, ये शब्द आदित्य को हमेशा भारी लगता था। क्या परंपरा का अर्थ यही है कि व्यक्ति अपनी इच्छा को दबा दे? वो बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ। ऑफिस के लिए देर हो रही थी, या शायद वो चर्चा से बचना चाहता था, उसे खुद भी नहीं पता था। कमरे से निकलते समय उसने माँ की आंखों में नमी देखी। एक क्षण को उसका मन डगमगाया, लेकिन फिर उसने स्वयं को समझाया, दया से लिया गया निर्णय जिंदगी भर का बोझ बन जाता है। ऑफिस जाते हुए रास्ते में उसने लोगों को देखा, हाथों में टिफिन, मोबाइल पर बातें करते, जल्दी में भागते। हर चेहरे पर कोई न कोई कहानी थी। क्या विवाह सचमुच इन कहानियों को पूर्ण करता है या उन्हें और उलझा देता है? उसका फोन बजा। दोस्त का संदेश था, भाई शादी कर ले, जिंदगी सेट हो जाती है। आदित्य ने एक हल्की मुस्कान के साथ फोन जेब में रख लिया। उसे नहीं पता था कि वही निर्णय, वही अनिच्छा बहुत जल्द उसकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले आएगी जहां वो अपने ही विश्वासों से प्रश्न करने लगेगा, और जहां एक अनकही प्रतिज्ञा धीरे धीरे आकार लेने वाली थी। आदित्य के लिए विवाह केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं रह गया था, वो अब एक सामूहिक अपेक्षा बन चुका था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, घर की दीवारें उससे सवाल करने लगी थी। हर कोना, हर मौन, हर नज़र, सब मानो एक ही बात दोहरा रहे हों, अब और नहीं टाला जा सकता। उस दिन ऑफिस से लौटते समय आदित्य का मन असामान्य रूप से भारी था। बाहर की चहल पहल, ट्रैफिक का शोर, दुकानों की रोशनी, सब कुछ होते हुए भी भीतर कहीं सन्नाटा था। उसे आभास हो रहा था कि कोई बड़ा परिवर्तन उसके जीवन की दहलीज पर खड़ा है, और वो उसे रोकने में असमर्थ होता जा रहा है।
घर पहुंचा तो वातावरण बदला हुआ लगा। ड्राइंग रूम में रिश्तेदार बैठे थे, चाचा, बुआ और 2-3 अनजान चेहरे। माँ रसोई में बार बार आती जाती हुई परेशान दिख रही थी। पिता गंभीर मुद्रा में सबकी बातें सुन रहे थे। आदित्य आ गया, किसी ने कहा। सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। उसे लगा जैसे वो किसी अदालत में खड़ा हो। बैठो, पिता ने संक्षेप में कहा। आदित्य चुपचाप सोफे के कोने में बैठ गया। बातें शुरू हुईं, समाज की, उम्र की, जिम्मेदारी की। हर वाक्य के साथ दबाव बढ़ता गया। लड़का बहुत समझदार है, पर ज्यादा सोचता है। जिंदगी इतनी योजनाओं से नहीं चलती। आजकल के लड़के यही भूल जाते हैं कि माँ बाप ने भी कुछ सपने देखे होते हैं। बुआ ने सहमति जताई। आदित्य कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। क्या वो अपने सपनों की बात करे या उनके सपनों का बोझ उठाए? तभी पिता ने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रहेगी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय है। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखें भर आईं। आदित्य का दिल जोर से धड़क उठा। ये पहला अवसर था जब विवाह की बात किसी भावनात्मक हथियार में बदल गई थी। मैं चाहता हूं कि अपने सामने तुम्हारी शादी देख लूं। ये मेरी आखिरी इच्छा समझ लो। आदित्य की आंखों के सामने बचपन की तस्वीरें घूम गईं। पिता का हाथ पकड़कर स्कूल जाना, उनकी डांट, उनका साया। क्या वो उनकी ये इच्छा ठुकरा सकता था? माँ ने कांपती आवाज में कहा, हमने तुम्हारे लिए ही तो सब किया है, अब तुम ही हमारा सहारा हो। वो जानता था ये कोई साधारण अनुरोध नहीं था। ये भावनाओं का ऐसा जाल था जिससे निकलना आसान नहीं। रात को अपने कमरे में आदित्य देर तक जागता रहा। खिड़की के बाहर अंधेरा था, भीतर भी। उसने पहली बार महसूस किया कि स्वतंत्रता और कर्तव्य के बीच खड़ा होना कितना पीड़ादायक होता है। क्या विवाह से सचमुच सब ठीक हो जाएगा, या वो किसी और की जिंदगी के साथ साथ अपनी भी आहुति दे देगा? उस रात उसने कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, अब ये संघर्ष केवल उसका नहीं रहा था। दबाव की दीवारें और ऊंची हो चुकी थीं, और उनके बीच आदित्य की अनिच्छा धीरे धीरे दरकने लगी थी। नैना के लिए जीवन कभी बहुत ऊंचे सपनों का संसार नहीं रहा था। उसके सपने साधारण थे। एक ऐसा घर जहां आवाज ऊंची ना हो, रिश्तों में अपनापन हो और जहां उसे सुना जाए। उसने हमेशा यही देखा था और यही चाहा था। छोटे से कस्बे में स्थित उसके मायके का घर सुबह सुबह पूजा की धूप और चाय की खुशबू से भर जाता था। माँ तुलसी के सामने दीपक जलाती, पिता अखबार पढ़ते हुए बीच बीच में उससे हालचाल पूछते। इसी सरल दिनचर्या में नैना बड़ी हुई थी। उसकी पढ़ाई ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई थी, लेकिन समझदारी उम्र से पहले आ गई थी। वो जानती थी कि एक लड़की के जीवन में विवाह को कितना महत्वपूर्ण माना जाता है, चाहे वो स्वयं उसके लिए कितना ही तैयार क्यों ना हो। जब पहली बार आदित्य का नाम उसके सामने आया तो उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। माँ ने बस इतना कहा था, लड़का अच्छा है, नौकरी करता है, स्वभाव थोड़ा शांत है। नैना ने सिर झुका लिया। उसके मन में कोई विशेष उत्साह नहीं था, ना कोई भय, बस एक अनजाना सा खालीपन था, जैसे वो किसी ऐसे रास्ते पर कदम रखने वाली हो जिसकी दिशा तय है पर मंजिल धुंधली। शादी की बात आगे बढ़ी। कुछ तस्वीरें आईं, 2-4 औपचारिक फोन कॉल हुए। आदित्य की आवाज में दूरी थी, लेकिन बदतमीजी नहीं। नैना ने उसी में संतोष खोज लिया। एक शाम माँ उसके पास बैठीं। उनके चेहरे पर वो चिंता साफ दिख रही थी, जिसे वे छिपाने की कोशिश कर रही थीं। नैना, उन्होंने धीरे से कहा, लड़के के घर का माहौल थोड़ा सख्त है। सास का स्वभाव जरा परंपरावादी है। नैना चुप रही। पर बेटा, माँ ने आगे जोड़ा, हर घर में थोड़ा बहुत समायोजन करना पड़ता है। तुम समझदार हो। यही वाक्य नैना ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा सुना था। तुम समझदार हो। ये समझदारी अक्सर उससे सहनशीलता की अपेक्षा बन जाती थी। उस रात नैना देर तक जागती रही। छत को देखते हुए उसने अपने आने वाले जीवन की कल्पना की। क्या उसका पति उसे अपना मानेगा? क्या वो घर कभी उसका घर बन पाएगा? उसने अपने सपनों को बहुत बड़ा होने नहीं दिया था। वो बस यही चाहती थी कि उसका सम्मान सुरक्षित रहे और उसका मौन उसकी कमजोरी न समझा जाए। सुबह माँ ने उसके बाल संवारते हुए कहा, बेटी, रिश्ते धीरे धीरे बनते हैं, प्रेम भी। नैना ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उसने मन ही मन एक छोटी सी प्रार्थना की कि जो भी उसका भविष्य हो उसमें अपमान ना हो। उसे नहीं पता था कि जिस घर में वो जाने वाली है वहां उसका धैर्य बार बार परखा जाएगा, और ये भी नहीं कि उसका वही मौन किसी और के हृदय में हलचल पैदा करने वाला था। शादी का दिन तय हो गया था, एक ऐसी तिथि जिसे घर के बड़े बुजुर्गों ने शुभ कहा था, लेकिन आदित्य और नैना दोनों के मन में वो तारीख किसी अनजानी परीक्षा की तरह दर्ज हो चुकी थी।
तैयारी तेजी से चल रही थी। घर में रिश्तेदारों का आना जाना बढ़ गया था। हंसी ठिठोली थी, लेकिन उन आवाजों के बीच दो मन ऐसे भी थे जो भीतर से असमंजस में डूबे हुए थे। आदित्य के लिए ये सब किसी और की जिंदगी का दृश्य लग रहा था। वो रस्मों में शामिल होता, मुस्कुरान ओढ़ लेता, लेकिन भीतर कहीं एक दूरी बनी रहती। उसे लगता था कि वो अपने जीवन का दर्शक बन गया है। जब किसी ने कहा, दूल्हे राजा जरा मुस्कुराइए, तो उसने होठों को हल्का सा मोड़ दिया, जैसे मुस्कान भी अब एक औपचारिकता हो। उधर नैना अपने मायके में बैठी थी, मेहंदी लगे हाथ, भारी साड़ी और आंखों में दबा हुआ भय। आसपास की महिलाएं उसे शुभकामनाएं दे रही थीं, भविष्य के सपनों की बातें कर रही थीं। कोई कहता, ससुराल में सब संभाल लेना, तो कोई जोड़ देता, पति को खुश रखना ही असली कला है। नैना सब सुनती रहीं, लेकिन कुछ कह नहीं पाईं। उनकी माँ बार बार उसकी ओर देख रही थीं, मानो शब्दों के बिना ही समझा देना चाहती हों कि जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। विवाह मंडप में अग्नि प्रज्वलित हुई, मंत्र गूंजने लगे, 7 फेरे शुरू हुए। हर फेरे के साथ एक वचन, एक उम्मीद, एक बंधन। आदित्य ने यांत्रिक भाव से कदम बढ़ाए। उसे ये सोचकर अजीब लग रहा था कि जिन प्रतिज्ञाओं को वो समझ भी नहीं पा रहा, उन्हें निभाने का दायित्व उसके कंधों पर रखा जा रहा है। नैना की दृष्टि बार बार जमीन की ओर झुक जाती। वो जानती थी कि अब पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं। विदाई का समय आया तो उसका धैर्य जवाब दे गया। मां से लिपटकर रोते हुए उसने पहली बार महसूस किया कि उसका बचपन यहीं समाप्त हो गया है। आदित्य दूर खड़ा ये दृश्य देख रहा था। उसके भीतर कुछ हिला, बहुत हल्का सा, शायद करुणा, शायद अपराधबोध, लेकिन उसने उस भावना को तुरंत अनदेखा कर दिया। गाड़ी आगे बढ़ी, मायका पीछे छूट गया। नैना की आंखों से आंसू चुपचाप गिरते रहे। आदित्य खिड़की से बाहर देखता रहा। दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी, न विरोध की, न स्वीकार की। ससुराल के द्वार पर स्वागत हुआ, आरती, शंखनाद और परंपराओं का शोर। नैना ने घर में पहला कदम रखा, दहलीज पर रुकी, फिर धीरे से भीतर आ गई। ये प्रवेश केवल एक घर में नहीं था, बल्कि एक ऐसी दुनिया में था जहां उससे अपेक्षाएं थीं, नियम थे और शायद बहुत कम सहानुभूति। रात को कमरे में आदित्य और नैना आमने सामने बैठे थे। दोनों थके हुए थे, शरीर से भी, मन से भी। अगर किसी बात में दिक्कत हो तो बता देना, आदित्य ने औपचारिक स्वर में कहा। नैना ने सिर हिला दिया। उसने कुछ नहीं कहा। वो समझ गई थी ये रिश्ता अभी शब्दों से ज्यादा दूरी से भरा है। उस रात 2 अजनबी एक ही कमरे में सोए। बीच में दीवार नहीं थी, लेकिन दूरी बहुत थी, और इसी दूरी से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो धीरे धीरे प्रेम और पीड़ा दोनों का अर्थ बदलने वाली थी। नैना ने ससुराल में पहला दिन बिताया, लेकिन वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। घर बड़े बड़े कमरों, चमकदार फर्नीचर और औपचारिक मुस्कानों से भरा हुआ था। हर चीज सुंदर थी, परंतु हर मुस्कान में एक दूरी, हर शब्द में कठोरता छिपी हुई थी। सास ने उसकी ओर देखा, लेकिन मुस्कान केवल औपचारिक थी। ननद जो अक्सर हंसते खेलते बातें करती थीं, नैना के छोटे छोटे कदमों पर नजरें टिकाए हुए थीं। घर का हर कोना जैसे उसकी परख कर रहा था। नैना ने अपने कमरे में कदम रखा, साड़ी की सिलवटें ठीक कीं, बाल संवारने की कोशिश की और खिड़की से बाहर झांका। बाहर का दिन सामान्य था, लेकिन कमरे के अंदर का माहौल भारी और दबावपूर्ण था। दोपहर को खाने की मेज पर बैठते हुए उसने देखा कि आदित्य चुपचाप खाना खा रहा है। उसकी आंखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, न प्रेम, न क्रोध, न खुशी। ये उदासीनता नैना को और अधिक अकेला महसूस करा रही थी। पहली रात आई। घर की दीवारें उसकी हर हल्की आवाज सुन रही थीं। नैना ने तकिए को कंधों के बीच दबाया, खुद को सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश की, लेकिन भीतर का डर नहीं मिट रहा था। आदित्य कमरे में आया। उसने केवल हल्की सलामी की और बिस्तर पर बैठ गया। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई संवाद नहीं हुआ। चुप्पी ने हर जगह जगह बना ली। नैना ने धीरे धीरे समझा कि उसे केवल समय की जरूरत है, समय जिससे वो इस नए वातावरण और आदित्य की उदासीनता को समझ सके। उसने निर्णय लिया कि वो कोई जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं करेगी, बल्कि धीरे धीरे सबका भरोसा और सम्मान जीतेगी। रात भर दोनों एक ही कमरे में रहे, पर अंतर केवल कम नहीं हुआ, जैसे 2 अजनबी किसी अदृश्य दीवार के पार खड़े हों। लेकिन उस दीवार के पार नैना की आंखों में एक हौले हौले साहस की किरण थी, भले ही घर का हर सदस्य उसकी परख में लगा हुआ हो। यही दिन, यही रात उसके धैर्य और समझदारी की पहली परीक्षा थी। ये केवल नए घर में कदम रखने का नहीं, बल्कि एक नए जीवन की चुप्पीपूर्ण चुनौती का आरंभ था। पहले कुछ दिनों की चुप्पी के बाद नैना को ये एहसास होने लगा कि ससुराल में उसकी स्थिति केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं है। सास की निगाहें हमेशा उसकी हर क्रिया पर टिकती थीं,
ननद ने तो शुरू में तो मुस्कुराहट दी, लेकिन जल्द ही उसके छोटे छोटे कदमों, कपड़ों की सिलाई और खाने पीने की आदतों पर ताने देने लगी। इतनी जल्दी उठ गई या आज भी आलस कर रही हो? ननद ने हंसते हुए कहा। नैना ने केवल सिर झुकाया। जवाब देना व्यर्थ लगता था। उसे पता था कि हर शब्द उसका बहाना बन जाएगा। दूसरे दिन खाना बनाने में थोड़ी देर हो गई। सास ने कहा, इतनी देर क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता कि समय का सम्मान करना चाहिए? नैना का मन भारी हो गया। उसने चुपचाप सफाई दी, पर उसके भीतर सवाल उठ रहे थे। क्या उसे हर समय अपने कर्तव्य पालनता साबित करनी होगी, या कभी उसका प्रयास देखा जाएगा? आदित्य इस सब का केवल दर्शक बनकर बैठा रहता। उसकी आंखों में कभी भी प्रेम या समर्थन की झलक नहीं दिखती। नैना ने महसूस किया कि उसके पति की उदासीनता और घर वालों की कठोरता मिलकर उसकी दुनिया को और कठिन बना रही है। रात को जब सभी सो गए, नैना ने खुद से कहा, धैर्य रखो, ये केवल शुरुआत है। यदि मैं शांत और समझदार रहूंगी तो धीरे धीरे सब कुछ सुधर सकता है। लेकिन उसके मन में धीरे धीरे एक छोटी सी चिंगारी जलने लगी। ये चिंगारी न केवल सहनशीलता की थी, बल्कि अपने अधिकार और सम्मान के प्रति जागरूकता की भी थी। नैना जानती थी कि वो टूटने नहीं वाली। इस तरह ससुराल में ताने और उपेक्षा की शुरुआत हुई। ये केवल बाहरी कठोरता नहीं थी, बल्कि एक मानसिक परीक्षा थी, जिसका सामना नैना को अकेले करना था। और आदित्य की चुप्पी, जो पहले उसका सहारा नहीं थी, अब उसकी अलगाव की दीवार बन गई थी। नैना का अकेलापन अब गहराता जा रहा था। घर की हर दीवार जैसे उसकी हर हल्की आवाज सुन रही थी, और हर नजर उसकी हर क्रिया को नाप रही थी। उसका मन टूटता, लेकिन वो अपने भीतर की शक्ति को खोजती रहती। हर दिन वो यही सोचती, धैर्य रखो, समय सब कुछ सिखा देगा। आदित्य का उदासीन व्यवहार नैना के अकेलेपन को और गहरा कर रहा था। वो उसे देखकर कुछ नहीं कहते, केवल अपनी किताबों और कागजों में डूबे रहते। कभी कभी नैना ने देखा कि उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी की झलक होती है, पर वो कभी शब्दों में प्रकट नहीं होती। रात में जब पूरा घर सो जाता, नैना अपने कमरे में बैठकर खिड़की से बाहर देखती। उसे लगता कि बाहर की दुनिया कितनी सरल और स्वतंत्र है, जबकि घर की दीवारें उसकी स्वतंत्रता पर कड़ी नजर रखती हैं। वो अक्सर सोचती, क्या उसने अपने सपनों को त्याग दिया है, या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या उसका जीवन हमेशा इसी तरह चुपचाप और अकेले बीतेगा? कुछ दिन बाद नैना को महसूस हुआ कि उसका दिल धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। उसने अपने भीतर छोटे छोटे संकल्प बनाए। हर ताने को चुपचाप सहना, लेकिन कभी भी अपने सम्मान को नहीं खोना। आदित्य के प्रति उसके भाव बदलने लगे। पहले वो उदासीन और दूर थे, लेकिन नैना ने देखा कि कभी कभी वो उसके संघर्ष को छुपे मन से देख रहे हैं। ये विचार उसके हृदय में एक हल्की उम्मीद जगाता था। लेकिन फिर भी हर दिन उसके भीतर का अकेलापन तानों और उदासीनता की दीवारों से टकराता। नैना समझ गई कि ये केवल उसका परीक्षण नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को आकार देने वाली परीक्षा है। उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद की और मन ही मन खुद से कहा, मैं टूटूंगी नहीं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मैं अपने आप को नहीं खोऊंगी। आदित्य का व्यवहार अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था। वो घर में मौजूद था, लेकिन जैसे वहां उसकी उपस्थिति केवल औपचारिकता के लिए थी। वो नैना के प्रति उदासीन था, कभी कोई स्नेह नहीं दिखाता, ना ही उसे किसी बात में सहारा देता। ये बेरुखी नैना के लिए और भी कठिन थी। उस दिन दोपहर को जब नैना ने हल्का सा खाना पकाने में देर की, तो सास ने कहा, इतनी देर क्यों? क्या तुम्हें समझ नहीं कि घर में समय का महत्व होता है? आदित्य चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में उदासीनता साफ दिख रही थी। नैना ने महसूस किया कि वो उसका समर्थन नहीं करेगा। हर बार उसकी नजरें केवल उदासी और थोड़ी बहुत करुणा दिखाती, लेकिन शब्दों में नहीं। रात को जब वो अपने कमरे में अकेली थी, उसने सोचा, क्या आदित्य कभी उसे समझ पाएगा? क्या वो कभी उसकी पीड़ा को महसूस करेगा? लेकिन नैना जानती थी कि वो केवल देख सकता है। अब उसे अपनी स्थिति से खुद को बचाना होगा। धीरे धीरे नैना ने आदित्य की बेरुखी को सामान्य रूप से स्वीकार करना सीख लिया। उसने सोचा, शायद ये उसका स्वभाव है, या वो भी किसी कारण से मुझे करीब नहीं आने दे रहा। इस विचार ने उसके भीतर सहनशीलता और धैर्य को मजबूत किया। आदित्य के इस उदासीन व्यवहार ने नैना को ये भी सिखाया कि केवल अपने अंदर की शक्ति और समझदारी ही उसे सुरक्षित रख सकती है। और इस समझ के साथ उसने धीरे धीरे अपने हृदय में एक निश्चय किया कि वो टूटेगी नहीं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों। ससुराल में कुछ महीनों के बाद नैना का धैर्य पहली गंभीर परीक्षा में पड़ा। एक दिन खाना बनाते समय उसने गलती से मसाले का अनुपात सही नहीं रखा। सास ने तुरंत उसकी ओर तीखी निगाहों से देखा। तुम हमेशा यही करती हो,
सास ने कठोर स्वर में कहा, ये घर चलाना है, कोई खेल नहीं। नैना का हृदय बैठ गया। उसने चुपचाप सफाई दी, पर उसके भीतर हलचल मची हुई थी। उसे लगा कि हर छोटी गलती को एक बड़ी गलती की तरह पेश किया जा रहा है। ननद भी मौके का लाभ उठाते हुए ताने देने लगी। लगता है खाना बनाना भी नहीं आती। उसकी आवाज़ में हंसी और तिरस्कार मिश्रित था। आदित्य इस दृश्य को देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ हल्की झलक आई, शायद करुणा, शायद असहज था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी ने नैना के दर्द को और गहरा कर दिया। उस रात नैना अपने कमरे में बैठकर रोई। उसने महसूस किया कि वो केवल अपने घरवालों की अपेक्षाओं के अधीन नहीं थी, बल्कि उसे ससुराल में भी हर कदम पर परखा जा रहा है। पर इस अनुभव ने नैना में एक बदलाव लाया। उसने सोचा, यदि लोग मुझे समझेंगे नहीं, तो मुझे स्वयं को मजबूत करना होगा। उसकी आंखों में पहले की तुलना में अधिक दृढ़ता और साहस जाग उठा। ये पहला अन्याय था जिसने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को आकार दिया। और ये वही क्षण था जब आदित्य ने पहली बार अपने भीतर हल्की बेचैनी महसूस की। नैना के लिए उसका दृष्टिकोण अब केवल दर्शक का नहीं रह सकता था। पहला अन्याय और उसके बाद की घटनाओं ने आदित्य के भीतर भी हलचल पैदा की। उसने खुद से सवाल करना शुरू किया, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मेरा उदासीन व्यवहार नैना के दर्द को और बढ़ा रहा है? रोज़मर्रा की छोटी छोटी घटनाओं ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। जब उसने देखा कि नैना चुपचाप काम कर रही है, मुस्कान ओढ़े हुए, हर ताने और उपेक्षा को सह रही है, उसे एहसास हुआ कि ये केवल एक महिला की सहनशीलता नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा की ताकत है। आदित्य के मन में धीरे धीरे प्रश्न उठने लगे। क्या उसका स्वभाव, जो उसने स्वतंत्रता के नाम पर अपनाया था, वास्तव में नैना के लिए अन्यायपूर्ण नहीं बन गया है? क्या वो खुद भी इस रिश्ते की बुनियाद को समझ नहीं पा रहा है? रात को जब घर में शांति थी, आदित्य अकेले अपने कमरे में बैठा। उसने मन ही मन नैना की सारी क्रियाओं और भावनाओं का मूल्यांकन किया। उसका हृदय हल्का सा हिल गया। एक करुणा, एक सम्मान की शुरुआत। पहले वो उसे केवल एक पत्नी के रूप में देखता था। अब वो उसकी पीड़ा, उसकी धैर्य और उसकी आंतरिक शक्ति को महसूस करने लगा। यही प्रश्नों की शुरुआत थी जिससे धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि प्रेम केवल सहज नहीं होता, ये समझ और सम्मान से जन्म लेता है। और यही वो बीज था जो भविष्य में उसके हृदय में पनपेगा। धीरे धीरे आदित्य और नैना के बीच एक प्रकार का मौन संवाद शुरू हुआ। शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, केवल नज़रें, छोटी छोटी क्रियाएं और उनके बीच के अंतराल ही काफ़ी थे। एक दिन जब घर में सभी सो गए थे, नैना रसोई में बचा हुआ खाना सहेज रही थी। आदित्य ने चुपचाप देखा, बिना किसी टिप्पणी के। उसकी आंखों में अब केवल उदासीनता नहीं, बल्कि एक हल्की सराहना की झलक थी। नैना ने महसूस किया कि उसके प्रयासों को कोई देख रहा है, कोई उसे समझ रहा है। धीरे धीरे ये मौन संवाद दोनों के बीच मजबूत होता गया। नैना की छोटी मुस्कान, आदित्य की हल्की करुणा, ये दोनों संकेत बन गए कि दोनों एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस कर रहे थे, भले ही शब्द न कह पा रहे थे। एक शाम जब आदित्य ने अनायास ही नैना के लिए चाय बनाई, उसने उसे कमरे में देते समय केवल सिर हिलाया, और नैना ने हल्की मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा। ये छोटा सा पल उनके लिए बड़ा बदलाव लाया। रात को जब वो दोनों अपने अपने बिस्तर पर थे, नैना ने सोचा कि शब्दों के बिना भी रिश्ते गहराए जा सकते हैं। और आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि नैना केवल उसकी पत्नी नहीं, बल्कि जीवन की एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार बन चुकी है। इस मौन संवाद ने दोनों के बीच समझ और सम्मान की नींव डाल दी। ये पहली बार था जब आदित्य ने महसूस किया कि प्रेम केवल दिखावा नहीं, बल्कि समझ और संवेदनाओं से भी जन्म ले सकता है। ससुराल में एक दिन ऐसा अवसर आया जब नैना पर किया गया अन्याय किसी सीमा को पार कर गया। घर के अन्य सदस्य, सास और ननद के अलावा कुछ रिश्तेदार भी घर में मौजूद थे। अचानक एक छोटी सी गलती के कारण नैना को बिना किसी तर्क के अपमानित किया गया। सास ने उसके चेहरे पर कठोर निगाह डालते हुए कहा, क्या तुम कभी सब कुछ सही कर पाओगी? लगता है ये घर तुम्हारे बस की नहीं। ननद ने भी ताने देना शुरू किया और कुछ रिश्तेदार हंसते हुए इसमें शामिल हो गए। नैना का मन टूटने लगा। उसने महसूस किया कि उसका धैर्य और सहनशीलता अब उसे और मजबूर कर रही है। आदित्य ये सब देख रहा था। पहले वो चुपचाप बैठता और स्थिति की गंभीरता को महसूस नहीं करता, लेकिन इस बार उसने देखा कि नैना के चेहरे पर केवल दर्द और निराशा है, कोई गुस्सा नहीं। वो खुद को रोक नहीं पाया। उसके भीतर पहली बार क्रोध और न्याय की भावना जाग उठी। बस, उसने अचानक कहा। आवाज में गंभीरता और ठहराव था। अब पर्याप्त है। सभी चौंक गए।
आदित्य ने नैना की ओर देखा और फिर पूरे परिवार को अपनी नज़र में देखा। उसकी चुप्पी अब केवल उदासीनता नहीं थी, ये अब नैना के सम्मान की रक्षा करने का संकेत था। नैना की आंखों में आश्चर्य और हल्की राहत की झलक थी। उसने महसूस किया कि आदित्य अब केवल दर्शक नहीं है, बल्कि उसके साथ खड़े होने वाला व्यक्ति बन चुका है। ये वो क्षण था जब सीमा का उल्लंघन दोनों के लिए एक मोड़ बन गया। एक तरफ परिवार का कठोर अन्याय और दूसरी तरफ आदित्य का जागरूक हृदय। यही वो शुरुआत थी जब उसका दृष्टिकोण बदलने लगा और नैना के प्रति सम्मान और संवेदना का बीज अंकुरित हुआ। सीमा के उल्लंघन और पहली आवाज़ के बाद आदित्य और नैना के बीच धीरे धीरे प्रेम का अंकुर अंकुरित होने लगा। शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, केवल छोटे छोटे इशारे, देखे गए भाव और हल्की मुस्कानें ही अब उनके संबंधों में अर्थपूर्ण हो गए थे। एक दिन जब नैना बीमार हो गई, आदित्य ने स्वयं उसका ध्यान रखा। उसने हल्की चाय बनाई, कमरे की सफाई की और उसकी तबीयत की हर छोटी छोटी जानकारी रखी। नैना ने महसूस किया कि आदित्य की उदासीनता अब उसके लिए संवेदनशीलता में बदल गई है। आदित्य के मन में भी बदलाव आया। वो देख रहा था कि नैना का धैर्य और उसकी सरलता कैसे घर की कठोरता को सह रही है। वो खुद को रोक नहीं पाया। धीरे धीरे नैना के लिए स्नेह जाग उठा। छोटे छोटे पल जैसे कि नैना का मुस्कुराना, उसकी चिंता का अनुभव करना, आदित्य के हृदय में प्रेम की भावना को जन्म दे रहे थे। वो अब केवल उसकी पत्नी नहीं, बल्कि जीवन की साथी के रूप में उसे महसूस करने लगा। रात को जब घर में शांति थी, दोनों कमरे में बैठे। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम बहुत धैर्यवान हो। नैना ने सिर हिलाया और उन दोनों के बीच अब केवल सहानुभूति ही नहीं, बल्कि प्रेम की हल्की झलक भी थी। ये प्रेम का अंकुर था, धीरे धीरे विकसित होने वाला, सम्मान और समझ पर आधारित। और यही वो बीज था जो भविष्य में उनके संबंधों को स्थायी और गहरा बनाएगा। धीरे धीरे प्रेम और समझ बढ़ने के बाद आदित्य और नैना के बीच अब परिवार के साथ टकराव का दौर आया। घर में परंपराओं और कठोर नियमों के नाम पर अनेक विवाद उत्पन्न होने लगे। अब आदित्य केवल दर्शक नहीं था, वो नैना के पक्ष में खुलकर खड़ा होने लगा। एक दिन जब सास ने नैना को अनावश्यक ताने दिए, आदित्य ने ठहराव के साथ कहा, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। नैना के साथ ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। सास की भौहें तनी हुई थीं, ननद की आंखें झपक रही थीं। आदित्य ने कदम बढ़ाया और नैना के पास जाकर उसकी स्थिति की पुष्टि की। नैना की आंखों में आश्चर्य और हल्की राहत की झलक थी। उसने महसूस किया कि आदित्य अब केवल दर्शक नहीं है, बल्कि अपने भीतर एक नया साहस और शक्ति ढूंढ चुका है। इसके बाद घर में कई छोटी छोटी बहसें हुई। आदित्य ने प्रत्येक विवाद में नैना का समर्थन किया, कभी कठोर नहीं, लेकिन स्पष्ट और स्थिर रहा। ये टकराव उनके संबंधों के लिए परीक्षा बन गया। इस संघर्ष ने उन्हें केवल मजबूती ही नहीं दी, बल्कि प्रेम, समझ और साझेदारी की नींव को और मजबूत किया। रात को जब घर में शांति थी, आदित्य और नैना ने अपने अपने कमरे में एक दूसरे की आंखों में उस सम्मान और विश्वास को देखा जो पहले कभी इतना स्पष्ट नहीं था। ये उनका पहला साझा विजय का एहसास था। आदित्य अब अपने भीतर पूरी तरह स्पष्ट था। वो जानता था कि नैना के सम्मान और उनके रिश्ते की गरिमा की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। घर में बढ़ते विवाद और परंपराओं के कठोर नियमों ने उसे ये सोचने पर मजबूर किया कि अब केवल समझौते या चुप्पी पर्याप्त नहीं है। एक शाम जब परिवार एक बार फिर नैना पर दबाव डाल रहा था, आदित्य ने ठहराव के साथ कहा, मैं अब ये स्वीकार नहीं कर सकता कि नैना के साथ अन्याय किया जाए। हम अपनी गरिमा और सम्मान की रक्षा करेंगे। उसकी आवाज में दृढ़ता और शक्ति थी, जैसे वर्षों की अनकही बातें और अनुभव अचानक प्रकट हो रहे हों। परिवार ने उसे रोका, समझाने की कोशिश की, पर आदित्य ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो अब केवल अपने विवेक और नैना के सम्मान के आधार पर निर्णय लेगा। उसने तय किया कि वो किसी भी परिस्थिति में नैना के अधिकार और सम्मान का उल्लंघन नहीं होने देगा। नैना के लिए ये पल आश्चर्य और राहत से भरा था। उसने देखा कि उसका पति अब न केवल सहानुभूतिशील है, बल्कि उसके लिए लड़ने और खड़े होने की शक्ति भी रखता है। ये निर्णय एक नए जीवन की शुरुआत था। ये न केवल परिवार में स्थिति को स्पष्ट करता था, बल्कि उनके संबंधों में प्रेम, विश्वास और साझेदारी की नींव को भी और मजबूत करता था। रात को दोनों कमरे में बैठे, अपनी आंखों में विश्वास और सम्मान के नए स्वरूप को देखते हुए उन्होंने पहली बार महसूस किया कि कठिनाइयां जितनी भी हों, साथ में हर चुनौती को पार किया जा सकता है। निर्णय लेने के बाद आदित्य और नैना के बीच भावनात्मक जुड़ाव धीरे धीरे गहरा होने लगा। अब उनके बीच केवल सहानुभूति और सम्मान ही नहीं था, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास की भावना भी पनप रही थी।
एक शाम जब घर में सभी सो चुके थे, आदित्य और नैना कमरे में बैठे। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं समझ गया हूं कि तुम्हारा धैर्य और साहस कितनी महत्वपूर्ण है। नैना ने अपनी आंखों में थोड़ी शर्म और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, और मैं जान गई हूं कि तुम केवल सहानुभूति ही नहीं, बल्कि मेरी रक्षा करने के लिए तैयार हो। ये पहली बार था जब दोनों ने खुले रूप से अपने दिल की भावनाओं को स्वीकार किया। उन्होंने महसूस किया कि कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद उनका प्रेम धीरे धीरे स्थायी और मजबूत बन रहा है। इस नए भावनात्मक जुड़ाव ने उन्हें न केवल एक दूसरे के करीब लाया, बल्कि उनके संबंधों में स्थायित्व और गहराई भी प्रदान की। अब उनका रिश्ता केवल विवाह का बंधन नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और प्रेम का प्रतीक बन गया था। रात में जब वे बिस्तर पर थे, उन्होंने हाथों में हाथ डालकर चुपचाप ये अनुभव किया कि अब वे एक दूसरे के लिए केवल जीवन साथी ही नहीं, बल्कि जीवन के सहारे और ताकत भी बन चुके हैं। आदित्य और नैना के बीच अब एक नए प्रकार की सहजता और समझ विकसित हो गई थी। घर की छोटी छोटी घटनाओं में भी अब उन्हें खुशी मिलती थी। एक दूसरे की छोटी मुस्कान, हल्की बातें, चाय या भोजन में साझा किया गया एक पल, ये सब उनके रिश्ते में प्रेम और अपनापन को और मजबूत बना रहे थे। एक शाम जब दोनों ने मिलकर रसोई में खाना बनाया, नैना ने हल्की हंसी के साथ कहा, आज तुमने मसाले का अनुपात बिल्कुल सही रखा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद मैं भी अब तुम्हारे धैर्य और समझदारी से सीख रहा हूं। घर के अन्य सदस्य भी धीरे धीरे उनके बदलते रिश्ते को महसूस करने लगे थे। अब घर में केवल ताने और उपेक्षा नहीं, बल्कि सम्मान और सहयोग की भावना भी पनपने लगी थी। रात में जब दोनों कमरे में बैठे, हल्की सी चाय के कप के साथ, उन्होंने महसूस किया कि संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद वे अब एक दूसरे के जीवन का आधार बन चुके हैं। छोटी छोटी खुशियां, जिसे पहले नजरअंदाज किया जाता था, अब उनके लिए असली सुख बन चुकी थीं। ये वो समय था जब दोनों ने अनुभव किया कि जीवन में प्रेम केवल बड़े इशारों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों से भी गहरा और स्थायी बनता है। धीरे धीरे आदित्य और नैना का मजबूत रिश्ता परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी स्पष्ट होने लगा। अब केवल उनका प्रेम ही नहीं, बल्कि उनके बीच का सम्मान और समझ भी दिखाई देने लगा था। सास ने पहली बार नैना की धैर्य और समझदारी को सराहा। उसने कहा, शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, लेकिन अब मैं देख सकती हूं कि तुम कितनी मेहनती और समझदार हो। ननद ने भी हल्की मुस्कान के साथ अपनी राय बदल दी। आदित्य के माता-पिता ने भी महसूस किया कि उनका बेटा अब केवल अनुशासन या औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि अपने विवेक और नैना के सम्मान के लिए खड़ा है। ये बदलाव परिवार में संतुलन और शांति लेकर आया। नैना ने महसूस किया कि संघर्ष, धैर्य और प्रेम ने न केवल उनके रिश्ते को मजबूत किया है, बल्कि परिवार को भी एक नई समझ और स्वीकार्यता दी है। अब घर में केवल ताने नहीं, बल्कि छोटे छोटे सहयोग और समर्थन भी दिखाई देने लगे थे। रात को जब दोनों कमरे में बैठे, उन्होंने अनुभव किया कि उनकी मेहनत और धैर्य ने उन्हें न केवल एक दूसरे के करीब लाया, बल्कि परिवार में भी उनकी जगह सुनिश्चित की। ये स्वीकार्यता उनके रिश्ते का अंतिम गहना बन गई। अंततः वर्षों की कठिनाइयां, संघर्ष और धैर्य ने आदित्य और नैना के रिश्ते को पूर्णता की ओर ले आया। उनका प्रेम अब केवल शब्दों में नहीं, बल्कि क्रियाओं, समझ और एक दूसरे के प्रति गहरी संवेदनाओं में दिखने लगा। घर में अब केवल सहयोग और सम्मान की भावना थी। सास और ननद भी धीरे धीरे नैना के प्रति अपनापन दिखाने लगी थीं। परिवार के अन्य सदस्य उनके प्रेम और समझदारी को देखकर प्रभावित हुए। आदित्य और नैना अब केवल पति पत्नी नहीं, बल्कि एक दूसरे के जीवन के साथी, मित्र और सहारा बन गए थे। उन्होंने अनुभव किया कि संघर्ष और कठिनाइयां जब धैर्य और समझ से सामना की जाएं, तो प्रेम और विश्वास को और मजबूत बनाती हैं। एक शाम जब दोनों बागीचे में बैठे थे, हल्की ठंडी हवा और चांदनी रात में, आदित्य ने कहा, हमने जो कुछ भी झेला वो हमें एक दूसरे के और करीब लेकर आया। नैना ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने देखा कि अब घर में भी शांति और संतुलन है। छोटी छोटी खुशियां, एक दूसरे का सम्मान और परिवार की स्वीकार्यता, सब कुछ उनके जीवन को पूर्णता प्रदान कर रहा था। इस प्रकार उपन्यास का समापन प्रेम, समझ, धैर्य और संघर्ष के मधुर मिश्रण के साथ हुआ। आदित्य और नैना ने न केवल एक दूसरे के साथ, बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ संतुलन और सुखद जीवन की नींव रखी। उनके जीवन का ये अध्याय साबित करता है कि सच्चा प्रेम वही है जो संघर्षों और कठिनाइयों के बीच में भी खिलता है और स्थायी बनता है।